मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा पाठ है अनुनासिक। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने अनुस्वार के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार का अर्थ क्या होता है और अनुस्वारों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। मूल रूप में अनुस्वार कैसा होता है कि पंचम वर्ण में मूल रूप में होता है और उसका प्रयोग उच्चारण कैसे होता है, यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम देखेंगे अनुनासिक के बारे में, निरनुनासिक के बारे में और अनुस्वार और अनुनासिक के में अंतर क्या होता है यह भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुनासिक के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, पहले हमने देखा कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण केवल नाक से नहीं किया जाता है, बल्कि देखिए अनुनासिक की परिभाषा इस तरह से बनती है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। तो यहां पर अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका मतलब मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। उच्चारण की इस अवस्था में नाक से बहुत कम और मुंह से अधिक सांस निकलती है। तो नाक से थोड़ी सी कम निकलती है और मुंह से ज्यादा सांस निकलती है, लेकिन दोनों से सांस बाहर निकलती है। नाक और मुंह दोनों से ही इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। और दूसरी बात है, अनुस्वार यह व्यंजन ध्वनि है और अनुस्वार यह स्वर ध्वनि है, यह स्वरों की मात्रा है। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। तो इनका चिन्ह जो है यह चंद्र बिंदु अर्थात शिरोरेखा के ऊपर चंद्र और बिंदु दिया जाता है, तो इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। तो यह ध्वनि जो है यह वास्तव में स्वरों का गुण होती है। तो इसका उच्चारण स्वरों की तरह ही होता है, किसी व्यंजन की तरह इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। पंचम वर्ण में यह ध्वनि परिवर्तित नहीं होती है, सिर्फ अनुस्वार ही पंचम वर्ण में परिवर्तित होते हैं। अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग आप देखेंगे कि कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं होती, अर्थात जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं होती है, उन्हीं शब्दों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। और जिन शब्दों की मात्राएं होती है तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं दिया जाता है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो जिन स्वरों के ऊपर मात्राएं नहीं होती है, उदाहरण के लिए देखेंगे अ, जैसे कि किसी भी व्यंजन में यदि हम अ मिलाते हैं तो वो बन जाता है क, ख, ग, घ, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा है आ। अब आ की मात्रा होती है, जैसे अ से आ बनता है, तो उसी तरह से क को आ की मात्रा लगाने के बाद का बनेगा, ख को आ की मात्रा लगाने के बाद खा बनेगा। तो ये शिरोरेखा के नीचे ही आएगा। इसके बाद है उ। अब यदि किसी भी व्यंजन में यदि उ हम जोड़ देते हैं, स्वर जोड़ देते हैं, तो वो बनता है कु, खु, गु, घु। तो इस तरह से नीचे ही मात्रा लगाई जाती है, शिरोरेखा के ऊपर नहीं। दीर्घ उ का भी वैसा ही है, कु जैसे कि गु, तो इस तरह से दीर्घ कु। और री, ऋषि मुनि का री, तो इसकी भी मात्रा नीचे ही लगाई जाती है, जैसे कृष्ण का क्री, तो इस तरह से त्रिषा का त्रि, तो नीचे ही मात्रा लगाई जाती है। तो इस तरह से इन स्वरों की मात्रा नीचे ही होती है, ऊपर नहीं, शिरोरेखा के ऊपर नहीं होती है। तो इसीलिए ऐसे शब्दों के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हंस। हंस, ह में अ यहां पर मिला हुआ है, तो इसलिए ऊपर चंद्र बिंदु दिया गया है। आंख, आ है यहां पर। कुंवारा, तो यहां पर क में उ यह स्वर मिला हुआ है और उसकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे ही है, तो इसीलिए ऊपर चंद्र बिंदु दिया जाता है। घूंघट, यहां पर दीर्घ उ है, तो उसकी मात्रा नीचे ही है, तो इसीलिए ऊपर चंद्र बिंदु दिया जाता है। श्रृंगार, तो यहां पर जो है री की मात्रा यहां पर नीचे दी गई है, तो इस तरह से ऊपर चंद्र बिंदु दिया जाता है। तो आदि इसके उदाहरण है। अब देखते हैं कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता।
अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग। अब अनुनासिक के स्थान पर कोई एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर अनुनासिक की जगह पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यदि हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो वह अटपटा सा लगता है। कब अटपटा सा लगता है वो हम देखेंगे। जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, तो जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार अर्थात बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्थलों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग अटपटा भी लगता है और उसे गलत भी माना जाता है, तो इसीलिए ऐसे समय पर ऊपर चंद्र बिंदु नहीं दिया जाता, जिसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। उन उदाहरणों के द्वारा हम इस नियम को समझेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, में अनुस्वार नहीं है। यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि यहां पर जितने भी शब्द दिए गए हैं वहां पर अनुस्वार नहीं है, जगह की कमी के कारण अनुस्वार दिया गया है, बिंदु दिया गया है, लेकिन मूल रूप में वह अनुनासिक ध्वनि है। यह अनुनासिक ध्वनि है जगह की कमी के कारण। जैसे देखिए, म में ए की मात्रा है और ए जो है इसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आती है, इस शिरोरेखा के ऊपर आती है, और जब भी मात्रा ऊपर दी जाती है तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग गलत होता है, अटपटा सा लगता है। जैसे देखिए, यह सही है, शुद्ध रूप है, और यहां पर यह गलत मैंने लिखकर दिखाया है कि चंद्र बिंदु लिखने के बाद कैसा लगता है। तो मात्रा होने के बाद चंद्र बिंदु का प्रयोग अटपटा सा लगता है, जो गलत होता है, तो यह सही रूप है। तो इस तरह से मैं, इसके बाद मैं में भी इस तरह से अनुस्वार ही दिया जाता है। मूल रूप में वह अनुनासिक ध्वनि है जहां पर है शब्द का बहुवचन होता है। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, नहीं, राम घर जा रहा है, तो इसमें राम यह एक वचन है, और एक वचन के लिए जो क्रिया है क्रिया, वह एक वचन रूप में है आता है। और यदि बहुवचन रूप है, राम और मोहन घर जा रहे हैं, तो हैं यहां पर राम और मोहन दो व्यक्ति है, इसीलिए क्रिया के बहुवचन का प्रयोग वहां पर होता है और वहां पर अनुस्वार लगाया जाता है। जगह की कमी के कारण मूल रूप में वह अनुनासिक ध्वनि होती है। तो इस तरह से हैं के ऊपर अनुनासिक ध्वनि है, लेकिन जगह की कमी के कारण सिर्फ बिंदु दिया जाता है। उसी तरह से क्यों, गोंद यह शब्द पर भी बिंदु दिया है, मूल रूप में वह अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। बिंग, यहां पर भी चंद्र बिंदु ही होना चाहिए मूल रूप में, और फिर यहां पर जगह की कमी के कारण यहां पर अनुस्वार दिया जाता है, बिंदु दिया जाता है। आगे का उदाहरण है नींद के ऊपर भी बिंदु लगाया जाता है, वहीं। इसके बाद है नहीं, कहीं, पढ़ें। तो इन पाठों को आप एक बार पढ़ें। तो इस तरह से पढ़ें बहुवचन रूप में। चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना। छौंक, सिंचाई, सिंघाड़ा, हिंडोला, चिड़ियों। जब भी हम शब्दों का बहुवचन करते हैं, एक वचन शब्दों का जब हम बहुवचन रूप करते हैं और अंत में वहां पर यो प्रत्यय लगता है, या लगता है कभी कभी, तो वहां पर आ की मात्रा होने के कारण चंद्र बिंदु दिया जाता है। लेकिन जब ओ प्रत्यय लगता है तो वहां पर ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगने के कारण वहां पर हम चंद्र बिंदु नहीं दे सकते, इसीलिए वहां पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से चिड़िया से बनता है, उसका बहुवचन रूप बनता है चिड़ियों। तो इस तरह से मूल रूप में वह अनुनासिक है। इसके बाद नदियों, तो नदी का नदियों बनता है, तो इस तरह से वहां पर बिंदु का प्रयोग है। उसी तरह से साधुओं, भारतीयों, ईसाइयों आदि इसके उदाहरण है कि जहां पर हम बहुवचन रूप बनाते हैं वहां पर अनुस्वार नहीं होता है, मूल रूप में अनुनासिक ध्वनि होती है, लेकिन जगह की कमी के कारण हम वहां पर बिंदु रख देते हैं या अनुस्वार लगाते हैं, तो मूल रूप वह अनुनासिक ध्वनि ही होती है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाने से इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं आता। तो
अनुनासिक के स्थान पर यदि हम अनुस्वार लगाते हैं, चंद्र बिंदु की जगह पर यदि हम बिंदु देते हैं तो उसके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो उसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से ही किया जाता है। नाक से कम, मुख से अधिक ही उच्चारण किया जाता है। तो कोई भी उच्चारण में बदलाव नहीं आता है। जैसे कि ये सभी उदाहरण आपके सामने हैं। अनुस्वार देने से मैं, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। मैं, हैं, क्यों, गुण, बिन, तो इस तरह से उच्चारण में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, एक निर्नुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। अब इन दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निर्नुनासिक स्वर, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण शुद्ध रूप से मुख द्वारा होता है, मतलब सिर्फ मुंह से ही होता है, नाक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अब देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों का उच्चारण करने के लिए नाक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। नाक बंद करके भी हम इन स्वरों के उच्चारण को कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अनुनासिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात स्वर ध्वनि मुख के साथ नासिका से भी निकलती है, तो अर्थात मुख के साथ नासिका से भी स्वर ध्वनि निकलती है, नाक से भी आवाज निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंग, अंग, ई, उ, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से नाक से भी इनका उच्चारण किया जाता है। तो ये दो अंतर है निर्नुनासिक और अनुनासिक स्वर में। तो निर्नुनासिक स्वर में यहाँ पर इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होती है, इसीलिए नाक से इनका उच्चारण नहीं किया जाता है, और इनके ऊपर चंद्र बिंदु देने के बाद इनका उच्चारण नाक के आधार पर, नाक का सहारा लेकर किया जाता है। अर्थभेदकता, अब इनके उच्चारण में यदि निर्नुनासिक इसका उच्चारण करेंगे और अनुनासिक उच्चारण करेंगे तो अर्थ में भी अंतर आता है, वो कैसे देखेंगे। निर्नुनासिक तथा अनुनासिक स्वर के अंतर से अर्थ में भी अंतर हो जाता है। तो अर्थ में भी अंतर हो जाता है, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे। जैसे देखिए, निर्नुनासिक स्वर के उदाहरण दिए हैं और अनुनासिक स्वर के भी उदाहरण दिए हैं। तो उसी स्वर पर अनुनासिक चंद्र बिंदु देकर वो हमने अर्थ यहां पर समझाया है। देखिए, अ निर्नुनासिक स्वर है, उससे शब्द बनता है सवार, और यदि हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु देते हैं, अनुनासिकता का चिन्ह लगाते हैं, तो बन जाता है सवार। तो इन दोनों में अंतर यह है कि सवार अर्थात घुड़सवार, घोड़े पर बैठने वाला व्यक्ति को हम सवार कहते हैं, और सवार का अर्थ है बैठने की क्रिया। तो यह क्रिया आती है सवार, घोड़े पर सवार होना, तो यहां पर यह सवार क्रिया आती है। इसके बाद में आ, निर्नुनासिक स्वर आ से बनेगा कहा, इसमें हा में आ यह स्वर है जो कि निर्नुनासिक है, और यदि हम यदि पर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कहां, मतलब कहां, फेर, कहां पर आप जा रहे हो। और मैंने आपसे कहा था कि आई टोल्ड यू, तो मैंने आपसे कहा था, तो ये यहाँ पर कहा, मैंने आपसे कहा था, और आप कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह से आई टोल्ड यू, और फेयर आर यू गोइंग, तो इस तरह से यहाँ पर का अर्थ फेयर मतलब कहाँ, तो इस तरह का यहाँ अर्थ होगा कहाँ। दूसरा है ई, बिध, और इधर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाते हैं तो बन जाता है बिंद। बिध का अर्थ है हाथियों का चारा या फिर आय व्यय का हिसाब रखना, मतलब जो इनकम और जो भी खर्च, जमा खर्च का हिसाब रखना, जिसे बिध कहते हैं, या हाथी के चारे को भी बिध कहा जाता है। और बिंद अर्थात विंध्याचल, इसका अर्थ है विंध्याचल। ई से बनता है वही, यानी कि वही आदमी जो कि आपको परेशान करता है, इस तरह से वही लड़का जो आपको देखने के लिए आया था, तो वही लड़का जिसने नीले रंग का शर्ट पहना है, तो इस तरह से ये वही है, और वही मतलब वहीं पर रखी हुई है। तो आई केप्ट देयर मतलब उस स्थान पर अर्थात वहीं पर।
इसके बाद है उ, उगली, और से उंगली। तो उगली अर्थात उगल देना, बाहर निकालना, अपने शरीर के अंदर से बाहर निकलना अर्थात उगलना, इस क्रिया को उगली कहते हैं, स्त्रीलिंगी है। और उंगली अर्थात ये अपनी उंगली, कोई भी अपनी उंगली से हम उंगली कहते हैं, तो इस तरह से उंगली। आगे का है ऊ, पूछ, यहाँ पर पूछ, और ऊ से पूछ। तो पूछ अर्थात आस्क, पूछना, ये क्रिया है। और पूछ अर्थात जो भी किसी प्राणी की पूंछ होती है, टेल जिसे हम कहते हैं, वो पूंछ। बाद में पढ़े और पढ़ें। तो पढ़े एक वचन है, और यदि अनुनासिक चिन्ह लगाते हैं तो बहुवचन बन जाता है। इसी तरह से है और है यह एक वचन रूप है, और इसके ऊपर यदि हम अनुनासिकता का चिन्ह लगाते हैं तो वो बहुवचन रूप बन जाता है। इसी तरह से गोद और गोंद। तो गोद अर्थात किसी को गोद लेना, किसी को अपनाना, किसी का स्वीकार करना। और गोंद अर्थात एक तरह का लसीला रस जो होता है, पेड़ों से निकलता है, जिसे हम चिपकाने के काम में आता है, फेविकॉल की तरह जिसे हम प्रयोग करते हैं, गोंद। चौक अर्थात चार रास्तों का समूह जहां पर होता है उसे हम चौक कहते हैं, या फिर चौराहा। और चौक अर्थात आश्चर्यचकित होना, विस्मय का सूचित, ये विस्मय को सूचित करता है। चौक अर्थात विस्मय होता है इसमें, और ये चौक अर्थात चार रास्तों का, चार राहों का समूह। तो दोस्तों और एक नोट है आपके लिए, एक विशेष बात है, टिप्पणी, री, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन रू करते हैं, लेकिन रू यह उच्चारण गलत है। इसका उच्चारण री, जैसे कि मैंने वर्ण विचार में आपको कहा है, री का अनुनासिक रूप नहीं होता, री का अनुनासिक रूप नहीं होता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह मूर्धन्य, ह्रस्व, अग्र, अवृतमुखी स्वर है तथा घोष ध्वनि भी है। तो इस दृष्टि से री का अनुनासिक रूप नहीं होता है, इसीलिए उसे न तो हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं और न अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इसका अनुनासिक रूप नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अनुनासिक के बारे में जानकारी प्राप्त की है। निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ गया होगा, ज्ञान वर्धित हुआ होगा। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, यह हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।